नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में अब तक 6 चरणों का अंतिम फैसला हो चुका है और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मतलब आज के बाद सियासी भाषणों का शोर अब नहीं सुनाई देगा। सत्ता की लड़ाई का यह आखिरी दांव था। ऐसे में सवाल यह है कि किसका आखिरी दांव कितना दमदार है। इस चरण की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को मतदान होना है और 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे हर किसी ने आखिरी दांव में पूरी ताकत झोंक दी। मतलब वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ऐसे में सत्ता की कुर्सी के लिए अंतिम चरण में काशी सियासी कुरुक्षेत्र बन गई। हर सियासी दल के नेता ने बाबा विश्वनाथ के दर पर जाकर माथा टेका और जनता दरबार में जाकर कुर्सी के लिए आशीर्वाद मांगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसकी मुराद पूरी होगी, किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और किसको इंतजार करना होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। इसके बाद नेताओं के नुमाइंदों से करेंगे सवाल, पूछेंगे कि बताइए जनाब, किसकी बन रही है सरकार और जनता के लिए क्या होगा इस बार खास। आखिरी दांव किसका कितना दमदार। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। अराजकता बढ़ गई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चढ़ती चली जा रही है और कोई नेता उसको रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। 7वें चरण की लड़ाई, कौन करेगा चढ़ाई। 2017 के पहले डकैती पड़ती थी, राशन सपा बसपा के गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। उनकी 6 चरणों में जनता ने गर्मी निकाल दी और इस बार 7वें चरण में जनता इन्हें 7 समुंदर पार फेंक देगी। सियासी दावे हजार, किसकी सरकार। हमने विकास भी कराया है, सुशासन भी लेके आए हैं और 2017 के पहले जो लोग दंगा करते थे ना, इन दंगाइयों पर नकेल भी कसने का काम किया है। एक गाना भी सुना होगा आपने, यूपी में काबा, यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से सचिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि यूपी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 6 चरणों में ही बीजेपी के छक्के छूट गए, 7वें चरण के बाद बीजेपी 7 समंदर पार चली जाएगी। देखें, अखिलेश यादव जी पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं और उनकी झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आप देखिए, पहले चरण को देखिए, दूसरे चरण को देखिए, तीसरे चरण में अखिलेश यादव खुद प्रत्याशी थे करहल से और आजमगढ़ के सांसद को करहल भाग के क्यों जाना पड़ा, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और करहल के चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव जी को अंतिम समय पर मंच पर खड़ा करना ये बताता है कि अखिलेश यादव अपने घर में ही अपना विश्वास खो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो 5 साल में सुशासन रहा हो, कानून व्यवस्था रहा हो, किसानों की समस्याएं रही हो, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने का काम किया और उत्तर प्रदेश का विकास की जो पटकथा लिखी थी उसको योगी जी ने पूर्ण किया है और उत्तर प्रदेश की जनता का विकास पर भरोसा है, योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा वापस आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की रुझान और जनता के द्वारा निरंतर 6 चरणों में किए गए मतदान बता रहे। अगर अखिलेश यादव को करहल जाना पड़ रहा है और मुलायम सिंह यादव जी का समर्थन लेना पड़ रहा है इस उम्र में, तो ये सिद्ध होता है कि अखिलेश यादव जी करहल का चुनाव भी नहीं। क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया? क्या समीर जी कह रहे हैं, वो तो भुवन जोशी जुड़ेंगे तो इस पर हम उनसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी से सचिन रावत है तो एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछ लेता हूं। प्रियंका गांधी का यह कहना है कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करती है। समीर जी। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर बेनकाब हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी पहले भी चुनाव लड़ाती रही। अमेठी में क्या हुआ, रायबरेली में क्या हुआ, कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाते हुए कि हमने कांग्रेस के निजी सचिव प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव ने पैसे की डिमांड की और कांग्रेस की 1 दर्जन महिला नेता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ज्वाइन करती है। कांग्रेस है ही नहीं कहीं, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। प्रियंका वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक पर्यटन पे आती हैं। सचिन रावत, और कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, के लिए कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा समीर सिंह जी को कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करने का काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फेल साबित हुई है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा था, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लाठियां दी हैं। और कांग्रेस पार्टी भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आपकी जो कार्रवाई रही है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है और ये 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें स्पष्ट जाहिर हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ये कहीं ना कहीं समाज में जहर बोने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी जब जन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो 18,000 कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया। आप चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने वाली है और श्रीमती प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से जाने वाली नहीं है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपके वो प्रदेश यही अध्यक्ष रहेगी। भी हार और रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं बताना प्रियंका चाहूंगा वाड्रा को भी लड़ना चाहिए 24 में मोदी जी जी की विदाई तय करने के बाद नहीं सचिन जी, जाएगी झूठ की और 22 दीवार में तो गिर आपकी चुकी विदाई है। तय है। तो ऐसे बोलिए ना। मोदी जी डरे हुए अब हैं। आपकी और ये बात जो उत्तर इनकी प्रदेश की घबराहट जनता है नहीं भारतीय सुनना जनता पार्टी चाहती है। नेताओं की और मोदी जी की, तो आज ये उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। अब इनकी तो विदाई तय हो गई है। आप अपना देखिए कि गोरखपुर जाने के लिए पहले ही टिकट बुक करा ले योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। ये उत्तर प्रदेश का जनमानस योगी जी पहले भी गोरखपुर अच्छा, में कांग्रेस रहे की आने हैं, वाली है आगे नहीं? भी जल्दी से आप रहेंगे, ये आज भी है, वो बताइए। चुनाव भारतीय भी जनता लड़ेंगे पार्टी की नहीं आने वाली, लेकिन कांग्रेस की आने वाली है क्या? जल्दी से सचिन रावत। बताओ ना। उत्तर प्रदेश में और जो आपके अंडर प्रदेश करंट है, अध्यक्ष चुनाव उत्तर हार रहे प्रदेश हैं। में जो महिलाओं ने अपना मत दिया है, आज सम्मानित महिलाएं जो 7 करोड़ से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एजेंडा छेड़ा है युवाओं का, उसके आधार पर आप 7 सीट से 200 सीट का आंकड़ा पार कर जाएंगे, ये कह रहे हैं आप। ठीक है भुवन जोशी, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 6 चरणों में छक्के छुड़ा चुकी है भारतीय जनता पार्टी की जनता, 7वें चरण में 7 समंदर पार भेज देगी। आज सीएम योगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं हम। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर विश्वास किसी नेता ने जीता है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जीता है। आज जिस प्रकार का जनसलाह उनकी रैलियों में, कार्यक्रमों में आया, वो बताने के लिए काफी है कि आप उत्तर प्रदेश की आशा के केंद्र केवल माननीय अखिलेश यादव जी है। और हमें लगता है कि जिस तरह का उत्तर प्रदेश के किसानों ने, युवाओं ने, मातृशक्ति ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, युवाओं ने उनको विश्वास किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो देश का भी नेतृत्व करेंगे, ये भावना हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं मनोज जी के पास जा रहा हूं, इसके बाद आऊंगा तो आप सबसे सिलसिलेवार तरीके से एक सवाल ये पूछूंगा कि पूर्वांचल किसका होगा और किसके आधार पर आप ये दावा करेंगे कि आपका होगा। लेकिन फिलहाल मनोज जी, पीएम मोदी का बनारस में 3 दिन बिताना, अखिलेश, जयंत और ममता का एक मंच पर बनारस में एक साथ आना और फिर प्रियंका और राहुल गांधी का त्रिपुंड लगाना बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद, क्या ज्यादा प्रभावी रहा आखिरी चरण के रण में?
देखिए, तीनों ही अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, मतलब माफ कीजिएगा, प्रियंका मतलब कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। वो तो अपना 2024 के लिए जो भी सोच रहे होंगे। अभी तो केवल हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। बाकी दो पक्ष जो हैं वो मजबूत हैं, उनका जो भी प्रयास है। मेन बात यह है कि देखिए, पिछली बार भी इन 54 सीटों पे बीजेपी को नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद 63% सीटें मिली थी। तो अब की बार मतलब जब सब जगह 6 चरणों में जब मतदान की परसेंटेज कम हुई है, तो इस बार कल शाम 6 बजे अगर मतदान की परसेंटेज नहीं बढ़ी तो ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह जो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बिल्कुल जायज है। अखिलेश इस उम्मीद में कि उनकी लहर है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी इस उम्मीद में कि वो जितना हो सके डैमेज कंट्रोल कर ले जाएं। मतलब ये पूर्वांचल बीजेपी की साख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला चरण भी योगी आदित्यनाथ का गढ़, ये चरण भी नरेंद्र मोदी का गढ़। अगर नरेंद्र मोदी के गढ़ में कोई सेंध लगती है, वोट परसेंटेज 0.1% भी ड्रॉप करता है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। जल्दी से संक्षेप में बताइए, बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कौन सी लड़ाई है पूर्वांचल में? देखिए, समाजवादी तो सरकार बनाने की उम्मीद रख ही रहे हैं ना। मतलब जगह जगह से जो इनपुट मिल रहा है, उन लोगों को तो यही इनपुट मिल रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। तो वो तो बहुत ही जोश के साथ, मतलब वो तो विनिंग स्ट्रीक पे अपने आप को मान रहे हैं। बीजेपी, देखिए, बीजेपी के मन में जो चिंता है, वो चिंता केवल मन के अंदर नहीं है, वो चिंता चेहरे पे आ रही है, बॉडी लैंग्वेज में आ रही है, उनके शब्दों में आ रही है। पब्लिक मीटिंग से उनके शब्दों में वो चिंता व्यक्त हो रही है कि आप लोग घर के बाहर निकलिए, अपने पड़ोसी को भी निकालिए। चिंताएं व्यक्त हो रही हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का कम होना बीजेपी के लिए फिलहाल खतरे की घंटी है। समीर जी, आप समझाइए इस बात को कि 54 सीटों में 33 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए पूर्वांचल में साख की लड़ाई है, अंतिम चरण। इस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे आप? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि आप जीत जाएंगे, तो सवाल ये खड़ा होता है कि उसके पीछे का आधार क्या होगा? देखिए अमित जी, पूर्वांचल के अंदर जो 7वें चरण का चुनाव है, वो वाराणसी के आसपास के जिलों को आप देखेंगे तो बनारस में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है, हम जीतते रहे। लेकिन जब अगल बगल आप देखेंगे, चाहे जौनपुर को देखिए, गाजीपुर को देखिए, आजमगढ़ को देखिए, मऊ को देखेंगे, या मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इन जिलों में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक दर्जन माफिया इन जिलों को चला रहे थे। 2017 में सरकार आने के बाद योगी जी ने जो कहा था कि हम अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, उसको करके दिखाया योगी जी ने। आज मुख्तार अंसारी कहां है? आज अफजाल अंसारी कहां है? आजमगढ़ के 1 दर्जन माफिया आज जेलों के अंदर है, जिनके भरोसे गाजीपुर, मऊ, इन जिलों को देखेंगे, इन जिलों में कानून का राज स्थापित हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को व्यापक जन समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है। और यहां से आजमगढ़ में 10 में से 1 सीट मिली थी आपको 2017 में। आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था को आधार बनाकर आप आजमगढ़ का किला फतेह कर लेंगे इस बार? देखिए अमित जी, अगर कानून व्यवस्था कायम न होता तो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से करहल न जाते। अखिलेश यादव का आजमगढ़ से करहल जाना गुंडा और माफियाओं के भरोसे जो राजनीति कर रहे थे उस पर कुठाराघात है। और अखिलेश यादव का आजमगढ़ छोड़ना ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है, समर्थन है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। भुवन जोशी, आप समीर सिंह की इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। अमित शाह जब आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी कहां है? सामने से जवाब आया जेल में है। आजम खां कहां है? सामने से जवाब आया जेल में है। अतीक अहमद कहां है? सामने से जवाब आया कि जेल में है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को पूर्वांचल में और आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी तरीके से फोकस किया, उसे ही मुद्दा बनाया। आपको लग रहा है कि इस मसले पर आप पिछड़ रहे हैं वहां पर? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा बोलने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुझे एक बात याद आई जो आपने और हमने पढ़ी थी
कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कल मैंने इसको भारत में भी देखा कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे जब फंसे हुए थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे थे। इस चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा। इसके साथ मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप भूल गए जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब आप क्या कर रहे थे सफाई में? मैं विषय पे आ रहा हूँ, मैं आपके विषय पे नहीं उसी विषय पर ही आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब जल रहा था तो सफाई में क्या हो रहा था? कौन बंसी बजा रहा था? इनके मुख्यमंत्री डांस देख रहे थे और सफाई महोत्सव मना रहे थे। 700 दंगे हुए इनकी सरकार में। उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए इनकी सरकार। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली भाई। यूक्रेन से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे ना, लेकिन मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सफाई में डांस हो रहा था। तो आप गलत ट्रैक पर मत जाइए। वापस ले रहे थे। देखिए मुझे अपना विषय कंप्लीट करने दीजिए। आइए विषय पर आइए ना। और ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि जब गृह मंत्री का बेटा किसानों पे वो चला रहा था, थार चला रहा था, ये कहाँ पर थे उस समय? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जब गृह मंत्री का? और चिन्मयानंद जी और इनके सहगल जी जब बलात्कार कर रहे थे तो ये कहाँ पर थे इनका लॉ एंड ऑर्डर? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो इन्होंने जो हाथरस की बेटी को, जो दलित बेटी को इन्होंने जिंदा जला दिया, इनका कानून कहाँ पर था? 700 किसानों। अरे आपकी सरकार में गायत्री प्रजापति किसके नेता है? गायत्री प्रजापति बलात्कारी कहाँ है? आप बताओ ना। 700 किसानों की गायत्री प्रजापति बलात्कारी आज कहाँ है? 1 दर्जन आपकी सरकार के मंत्रियों को बलात्कार में जुर्म में इस्तीफा देना पड़ा था। मुजफ्फरनगर के दंगे में अखिलेश यादव सफाई महोत्सव मना रहे थे और दंगाइयों को चाय पिला रहे थे अपने घर में बुला के। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को दंगा प्रेम, सचिन रावत को लाइए स्क्रीन पर। सचिन जी, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी, यहाँ पर वो प्रभारी बनी और उन्होंने मोर्चा संभाला, वो हर मसले पर एक्टिव नजर आई। फिर चाहे वो हाथरस जाने की बात रही हो, आगरा जाने की बात रही हो, लखीमपुर खीरी जाने की बात रही हो, या सोनभद्र पहुंच गई थी वो। उस वक्त चर्चा खूब चल रही थी, टीवी पर खूब स्पेस भी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद चुनाव आते आते और जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ता चला गया, हम भी पब्लिक के बीच में थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, कांग्रेस की चर्चा भी नहीं हो रही थी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारी तैयारी 2024 की है, कम से कम उस उम्मीद को आप लोग पूरा कर पाएंगे या फिर हाथ में निराशा लगेगी? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आपने बताया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैं पूछना चाहता हूं कि पता नहीं आप कौन से लोगों से मिल रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों से मिल रहे थे या बिहार के लोगों से मिल रहे थे, या आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जो स्वीकार्यता है, जो उन्होंने मुद्दे छेड़े, मैं समझता हूं कि उनका आशीर्वाद जरूर मिल रहा है। हमने 400 सीटों पे चुनाव लड़ करके स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा और दशा देने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की। हमने युवाओं के लिए जो भर्ती विधान निकाल करके युवाओं की बेरोजगारी को हल करने की बात कही। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों की मुद्दे के लिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए हमने उन्नति विधान को लेकर के आए। ये 10 मार्च को तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनमत दिया कि नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्यार बहुत दिया, कांग्रेस पार्टी को सम्मान बहुत दिया। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जहां जहां जा रही थी, आपने भी देखा होगा रैलियों में, रोड तो आप भी जानते हैं ना सचिन जी कि प्यार और सम्मान से तो कुर्सी नहीं मिलती ना, उसके लिए वोट हासिल करना होगा। और बिहार में नहीं गए थे हम लोग। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में जो 7 सीटें जीती थी ना, उन सीटों पर हम लोग गए थे और वहां हमने जब पब्लिक से सवाल किया तब उनका जवाब ये था कि दरअसल यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती, यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो अपनी छवि पर जीता है। मनोज जी, मैं कह सकता हूं कि 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्य। ठीक है सर, उम्मीद रखने में क्या जा रहा है, उम्मीद रखने में क्या जा रहा है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। मनोज जी, क्या आप बीएसपी को और कांग्रेस को 2022 में चुनावी लड़ाई में आप देख पाए क्या? उत्तर प्रदेश को मिला क्या? ठीक है, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मिला उत्तर प्रदेश को। वो मैं बोल लूं? जी मनोज जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही शुरू से ही बिल्कुल साफ था कि वो इस चुनाव में नहीं है। और प्रियंका गांधी ने, देखिए
प्यार ठीक है, मतलब वो कहीं जाएंगी और पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दे दिया, वो ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इलेक्शन प्यार हासिल करने के लिए नहीं जीता जा रहा है। वोट मिले, पर्याप्त वोट मिले ताकि आपकी सरकार बने, ये इलेक्शन इसलिए लड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी और मायावती इस चुनाव में नहीं है, तो अब वो अपने मन, आखिरकार आपके चैनल पे हैं तो उनको अपने पक्ष की बात तो रखनी पड़े, उनकी मजबूरी है ये कहना जो कह रहे हैं वो। 2022 में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, 2024 के लिए वो देखिए जो जितने भी दावे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, अरे भाई कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में नहीं है, तो जहां जहां है वहां रोजगार दे दिया। मतलब दावा करना कि अगर हम आ जाएंगे जिस प्रदेश में आप चुनाव में है ही नहीं, वहां पे आप जो मर्जी दावा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। यही पब्लिक से भी तमाम लोग कह रहे थे कि उनको पता है कि सत्ता में तो आना नहीं है, तो घोषणा पत्र में जो जो शामिल कर सकते हो कर लो। अब एक सवाल जल्दी से मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या कोरोना ने 2022 के चुनाव का जो रंग है उसको फीका कर दिया क्या? मतलब जो शुरुआत होनी चाहिए थी मनोज जी वो नहीं हो पाई क्या? बिल्कुल नहीं, फीका ही नहीं कर दिया है। बेसिकली देखिए बहुत एक गंभीर चोट पहुंची है सरकार को, बीजेपी को, मतलब उस समय बल्कि सभी को पहुंची है, लेकिन बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी रूल कर रही थी। देखिए ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये कहना कि हॉस्पिटल बेड की कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री के कार्यालय से ये कहा जाना कि अगर बेड नहीं मिल रहा है तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय से चिट्ठी ले जाइए। अब कोई आदमी बहराइच से या मुजफ्फरनगर से पहले लखनऊ आएगा मुख्यमंत्री कार्यालय पर चिट्ठी लेकर हॉस्पिटल, मतलब चेतन चौहान मंत्री थे, उनका क्या हाल हुआ हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जानते हैं। तो कोरोना काल की जो एक बहुत बड़ी मार पड़ी वो एक तो ये कि मतलब सरकार ने जो बोला लोगों ने साफ साफ देख लिया कि वो बात सच नहीं है। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा बिगड़ गया। पहले में था, नोटबंदी के बाद से ही था, लेकिन कोरोना काल के बाद तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया ना। महंगाई ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो यहाँ पर डिबेट में जितनी बात ये लोग बोल रहे हैं, लोग जो वोट दे रहे हैं वो तो अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, वो इनकी बात तो सुनी नहीं रहे ना, वो तो अपने मन में फैसला करके बैठे हुए हैं और उसके आधार पर वोट दे रहे हैं। कोरोना की मार बहुत बुरी पड़ी है। और एक बात बिल्कुल साफ है सर कि ये जो 2022 का चुनाव है ये बीते 3 चुनाव से बिल्कुल अलग है। चाहे हम 2007 की बात करें, 12 की बात करें, 17 की बात करें, आपके पास भी बहुत लोग फोन करते होंगे और पूछते होंगे कि मनोज जी क्या होने वाला है चुनाव में, तो शायद आप भी सही जवाब नहीं दे पाते होंगे। ये स्थिति हम सबकी है, लेकिन प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि दम भरना और ये कहना है कि हम 10 तारीख को जीत रहे हैं, तो इसके लिए उन सभी को शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।